हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग थर्मोडायनेमिक्स समझ लेते हैं होता क्या है। थर्मो मीन्स हीट एंड डायनेमिक्स मीन्स मोशन। ठीक है, डायनेमिक्स मीन्स मोशन मतलब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में हीट किस तरीके से फ्लो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, ये देखने वाले हैं। क्या फैक्टर्स हीट के फ्लो को सपोर्ट करते हैं, क्या फैक्टर्स हीट के फ्लो को रजिस्ट करते हैं, ये सब बात हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में समझेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स की अगर बात करें तो हमारे पास 4 लॉ होते हैं। पहला लॉ होता है जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो हमारे सिलेबस में जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ही है। थर्ड लॉ हमारे सिलेबस में नहीं है, ये हमारे प्रिपरेशन के लिए मायने नहीं रखता, इसलिए हम लोग थर्ड लॉ को अभी नहीं पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ के बारे में डिस्कस में चर्चा करेंगे। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या बताता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें टेम्परेचर को डिफाइन करना बताता है कि टेम्परेचर होता क्या है और किस तरीके से ये सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में इक्विलिब्रियम में मेंटेन रहता है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें टेम्परेचर के बारे में डिफाइन करता है। ठीक है, अगर हम इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास 3 टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, थर्मल, मैकेनिकल एंड केमिकल। थर्मल मीन्स हर जहाँ टेम्परेचर सेम हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब लगने वाला फोर्स अब 0 हो चुका है। और केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब किसी तरीके का रिएक्शन वहाँ पे नहीं हो रहा है, वहाँ पे किसी तरीके हीट इन्वॉल्व नहीं है। ये हो गया 3 टाइप का इक्विलिब्रियम। ठीक है, हमारा मेन फोकस क्या है, हमारा मेन फोकस है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर हमारा मेन फोकस रहने वाला है। तो अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करें, फर्स्ट लॉ, तो ये हमें बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताता है कि सिस्टम एंड सराउंडिंग में किस तरीके से एनर्जी कंजर्व रहती है। तो सबसे पहले हम सिस्टम समझ लेते हैं। सिस्टम मतलब होता क्या है, सिस्टम एक छोटा सा एरिया में किया जाने वाला एक्सपेरिमेंट है। मतलब हमारे इन्वायरमेंट में अगर आप चारों तरफ देखोगे तो ये आपका सराउंडिंग है। उस सराउंडिंग का एक छोटा सा पार्ट अगर आप ले लेते हो और उसमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो तो उसको हम बोलेंगे सिस्टम। मतलब सिस्टम सराउंडिंग का एक छोटा सा पार्ट है जिसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। सराउंडिंग क्या है, सराउंडिंग आपका पूरा इन्वायरमेंट है। सराउंडिंग आपका पूरा इन्वायरमेंट है। क्लियर। तो सिस्टम एक छोटा सा पार्ट है और सराउंडिंग पूरा एरिया होता है, पूरा इन्वायरमेंट होता है अपना। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताता है कि जो एनर्जी होती है वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ना उसे क्रिएट किया जा सकता है ना उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो अगर हम फर्स्ट लॉ के बारे में बात करें तो हमें पता होता है जो हीट हम देते हैं वो इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन में जाता है। मतलब किसी भी सिस्टम में दिया गया हीट उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी और उस सिस्टम में किए जाने वाला वर्क के अंदर जाता है। तो अगर आप देखें तो पहला टर्म है हीट, दूसरा टर्म है इंटरनल एनर्जी और तीसरा टर्म है वर्क डन। ठीक है, हम 1 बाय 1 एक सिंबल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हीट के बारे में बात करते हैं। हीट, इसको क्यू से डिनोट किया जाता है। अगर इसके साइन कन्वेंशन की बात करें, ठीक है, साइन कन्वेंशन, तो हम एक सिस्टम लेते हैं। अगर सिस्टम में ये क्या है आपका, ये है आपका सिस्टम और बाहर क्या है, बाहर है सराउंडिंग। अगर सिस्टम में हीट दिया जाता है तो इसका साइन पॉजिटिव होता है, अगर सिस्टम से हीट निकलता है तो उसका साइन निगेटिव होता है। ये हो गया हीट का साइन कन्वेंशन। अब हम देखते हैं वर्क डन का साइन कन्वेंशन क्या होता है। तो अगर सिस्टम ने सराउंडिंग पे वर्क किया है तो उसे पॉजिटिव बोलेंगे और अगर सराउंडिंग ने सिस्टम पे वर्क किया है तो उसे निगेटिव बोलेंगे। केमिस्ट्री में ये चीज़ जस्ट उल्टी होती है, तो ध्यान देना इस बात में। हम हीट और वर्क डन का साइन कन्वेंशन देख रहे हैं कि किस तरीके से हीट पॉजिटिव होता है, किस तरीके से हीट निगेटिव होता है और कब वर्क डन पॉजिटिव होता है और निगेटिव होता है। तो जब भी सिस्टम में हीट दिया जाएगा, सिस्टम में हीट मिलेगा तो पॉजिटिव होगा। सिस्टम से हीट बाहर निकलेगा तो वो क्या होगा, निगेटिव होगा। सिस्टम से आपने हीट बाहर निकाल दिया तो ये निगेटिव होगा। सिस्टम ने वर्क किया है सराउंडिंग पे तो पॉजिटिव होगा और अगर सराउंडिंग बाहर का सराउंडिंग है, सराउंडिंग ने सिस्टम पे वर्क किया है तो ये निगेटिव होगा। अब आपको हीट और वर्क का सिंबल पता चल गया है तो आप इस इक्वेशन का यूज करके इंटरनल एनर्जी का साइन बता सकते हैं, क्योंकि आपके पास 2 क्वांटिटी, एक हीट है और दूसरा वर्क डन है। तो अगर आपने हीट में से वर्क डन घटा दिया तो आपको यू के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि यू पॉजिटिव होगा कि यू निगेटिव होगा। अच्छा, यू का साइन पता करने का और तरीका है। यू टोटल फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है। मतलब
जो इंटरनल एनर्जी होता है वो टेम्परेचर पे टोटली डिपेंड करता है। तो किसी भी अगर सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तो इसका मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही होगी। अगर सिस्टम का टेम्परेचर कम हो रहा होगा तो इंटरनल एनर्जी कम हो रही होगी। ये दूसरा तरीका है इंटरनल एनर्जी के साइन के बारे में बताने का। ठीक है, तो अब आपको हीट का, इंटरनल एनर्जी का और वर्क डन का तीनों का सिंबल पता चल गया है कि किस तरीके से कौन सा साइन लेते हैं। तो आप अब इस इक्वेशन का यूज करके हीट, वर्क डन या फिर इंटरनल एनर्जी के बारे में बता सकते हैं। अच्छा, KTG में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में हमने इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ा है कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है, NCV/dt होता है। हीट क्या होता है, NCV/dt होता है। ये हमने KTG में पढ़ा हुआ है। यहाँ पे CV क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो CV की वैल्यू होती है FR/2। ठीक है, जहाँ F क्या है, F है डिग्री ऑफ फ्रीडम। F क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग एटम के लिए अलग अलग होती है। अगर मैं मोनोटॉमिक की बात करूं तो F की वैल्यू 3 होती है। डायटॉमिक की बात करूं तो F की वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है। और पॉलीटॉमिक की बात करूं तो F की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है। ठीक है, ये जो नंबर्स हैं ये किस पे डिपेंड करते हैं, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। मतलब अगर आपको के सवाल में टेम्परेचर के बारे में कोई जिक्र नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर है, तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पे डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3, 5 और 6। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे जाएंगे तो इस डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू चेंज होती रहती है, इसमें वाइब्रेशन आती रहती है। ठीक है, तो KTG में हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में अच्छे से बताया गया है किस एटम का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है। तो अगर हम लोगों ने डिग्री ऑफ फ्रीडम उठा के CV की यहाँ पर रख दिया तो हमें इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला पता चल जाएगा, NFR/2dt। ठीक है, F की वैल्यू अलग अलग रखोगे तो अलग अलग इंटरनल एनर्जी निकल के आएगी अलग अलग एटम्स के लिए। ठीक है, हीट का पता चल गया, इंटरनल एनर्जी का पता चल गया। अब वर्क डन पे आता है। वर्क डन आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, वर्क डन का होता है F.ds। क्लियर। एक काम करते हैं, इस इक्वेशन में हम लोग एरिया से डिवाइड कर देते हैं और एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है प्रेशर। और ये क्या होता है, एरिया फॉर क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ क्या होता है, ये होता है वॉल्यूम। तो वर्क डन क्या मिलता है हमें, इंटीग्रेशन ऑफ P.dv। यूनिवर्सल फॉर्मूला आपका ये है, इंटीग्रेशन ऑफ F.ds। इसको हमने थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट किया है P.dv। क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में जब हम लोग बात करते हैं, हम लोग आइडियल गैस की बात करते हैं, PV=nRT। तो अब हम बात करेंगे प्रेशर के टर्म में, हम बात करेंगे वॉल्यूम के टर्म में, हम बात करेंगे मोल्स के टर्म में, हम बात करेंगे गैस कांस्टेंट के टर्म में, और हम बात करेंगे टेम्परेचर के टर्म में। तो हमारे पास इतने सारे टर्म हैं, तो हम थर्मोडायनेमिक्स में सारी चीज़ें इन्हीं सब क्वांटिटीज से ड्राइव करने वाले हैं। तो वर्क डन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ P.dv। ये यूनिवर्सल फार्मूला हो गया थर्मोडायनेमिक्स का। तो अगर हम बात करें थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस की, तो हमारे पास 3-4 टाइप के थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला होता है आइसोबारिक, दूसरा होता है आइसोकोरिक, तीसरा होता है आइसोथर्मल, चौथा होता है एडियाबैटिक। ठीक है, तो ये 4 टाइप के प्रोसेस होते हैं हमारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में। आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, और एडियाबैटिक मतलब हीट की वैल्यू 0, कोई हीट का चेंज नहीं हो रहा, हीट का चेंज 0 है। ठीक है, ये हो गए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। इसको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना थर्मोडायनेमिक्स अधूरा है। ठीक है, तो इन चारों प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है और क्या कांस्टेंट नहीं रहता है, इनके बारे में हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम PV डायग्राम में इन चारों प्रोसेस को रिप्रेजेंट करें तो पहला क्या है, आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट है। तो एक ग्राफ ऐसे आएगा, ये क्या बता रहा है, प्रेशर आपका कांस्टेंट है क्योंकि प्रेशर की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। आइसोथर्मल में क्या होगा, कुछ ग्राफ ऐसा मिलेगा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका आइसोथर्मल हो गया। और एडियाबैटिक क्या होगा, एडियाबैटिक ये होगा। एडियाबैटिक का ग्राफ हमेशा आइसोथर्मल से ज़्यादा कर्वेचर में होता है या फिर ज़्यादा होता है, क्योंकि स्लोप ऑफ एडियाबैटिक हमेशा गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल होता है। ठीक है, तो आपको एडियाबैटिक का ग्राफ हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा स्लोप में मिलेगा। तो ये चारों प्रोसेस को मैंने PV डायग्राम पे शो कर दिया है। सबसे ऊपर वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन है आपका आइसोबारिक। ठीक है, अगर बात करें वर्टिकल की तो ये है आपका आइसोकोरिक।
ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका आइसोथर्मल है, और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आपका एडियाबैटिक है। तो इन चारों प्रोसेस में हम लोग वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। हमें पता है वर्क डन क्या होता है, P.dV। ये फार्मूला हमेशा काम करेगा, ठीक है। इसी फार्मूले का यूज करके हम सारे प्रोसेस में वर्क डन कैलकुलेट करने वाले हैं। तो अगर पहले प्रोसेस की बात करें, आइसोबारिक की बात करें, तो क्या होने वाला है, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और dV हो जाएगा। क्लियर। dV का इंटीग्रेशन क्या होता है, V होता है, तो वर्क डन हो गया PV, है ना। अब इनिशियल मान लेते हैं, वॉल्यूम VI था, फाइनल VF था, तो वर्क डन क्या हो गया, PV फाइनल माइनस V इनिशियल। इसको और ढंग से लिखेंगे तो क्या मिलेगा, P डेल्टा V। ये किसका वर्क डन हो गया, ये वर्क डन हो गया आपका आइसोबारिक का। ये वर्क डन है आपका आइसोबारिक का। तो आइसोबारिक में क्या होता है, वर्क डन P डेल्टा V होता है, ठीक है। अब आइसोकोरिक में आते हैं, फिर से हम लिखते हैं वर्क डन इक्वल्स टू P.dV, फिर से लिखते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो dV की वैल्यू 0 हो गई, और dV की वैल्यू 0 हो गई तो वर्क डन क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर। तो आपने देखा किस तरीके से आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन 0 होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन 0 होता है। ये हो गया आपका आइसोकोरिक प्रोसेस। याद करने की ज़रूरत नहीं है, इनकेस आप याद कर लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप कितना कुछ याद करेंगे तो आपको सिंपली W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ P.dV लगाना है। वहाँ पे जो जो चीज़ें कांस्टेंट है उसकी वैल्यू पुट करनी है और आपका वैल्यू मिलना शुरू हो जाएगा। अब आइसोथर्मल पे आते हैं, फिर से हम लिखते हैं वर्क डन इक्वल्स टू P.dV, हम फिर से लिख सकते हैं। अच्छा, हमें पता है इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, PV इक्वल्स टू nRT से अगर हम जाएँ तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया, है ना, पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया। तो P की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट डिवाइड बाय P हो गया। इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देते हैं, सॉरी V हो गया, कांस्टेंट डिवाइड बाय V हो गया। तो वर्क डन इक्वल्स टू P की वैल्यू कुछ कांस्टेंट K मान लेते हैं, डिवाइड बाय V dV, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन में करते हैं तो कांस्टेंट K बाहर आ गया, dV अपॉन V, तो वर्क डन क्या हो गया K। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ln V होता है। मान लेते V इनिशियल था और V फाइनल उसका फाइनल वॉल्यूम था, तो यहाँ से वर्क डन क्या मिलेगा, वर्क डन इक्वल्स टू K ln ऑफ V फाइनल अपॉन V इनिशियल। अच्छा, ये कांस्टेंट क्या था, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट था आपका nRT, है ना, ये कांस्टेंट nRT था, ln ऑफ V फाइनल अपॉन V इनिशियल, ठीक है। तो ये हो गया वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। तो सिंपली आपको हर चीज़ का यूज करना है और वर्क डन हर बार आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो वर्क डन इक्वल्स टू nRT ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल आपका मिल गया, ठीक है। अब कौन सा प्रोसेस बचा, तो हम बात कर रहे थे वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो हमें पता है Q इक्वल्स टू U प्लस W, है ना, और हमें पता है एडियाबैटिक में क्या होता है, हीट गिवन 0 होता है, तो वर्क डन क्या होगा, माइनस डेल्टा U हो गया। और माइनस डेल्टा U के बारे में जानते हो क्या होता है, ये होता है NCV फाइनल माइनस T इनिशियल, है ना, NCV/dt होता है, dt मतलब T फाइनल माइनस T इनिशियल। अच्छा, इसको अगर CV को हम लोग लिखे तो हम लोग लिख सकते हैं R डिवाइड बाई गामा माइनस 1 T फाइनल माइनस T इनिशियल। इसको और सॉल्व करेंगे तो NRT इनिशियल माइनस T फाइनल हो गया, अंदर निगेटिव ले गया और उसको कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, ये क्या हो गया, NRT इनिशियल माइनस NRT फाइनल डिवाइड बाई गामा माइनस 1। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये क्या है आपका, ये आपका इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम है, माइनस NRT फाइनल क्या है, फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम, और डिवाइड बाय गामा माइनस 1। ये हो गया वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। अब आपने चारों प्रोसेस में वर्क डन देख लिया है, ठीक है। तो अगर हम वर्क डन के बारे में बात करें तो ये सिंपल सी बात है, P.dV होता है, हर केस में यही होता है। अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग चीज़ें कांस्टेंट होती है, तो हम उसकी वैल्यू चेंज करके वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इंटीग्रेशन का मतलब है, इंटीग्रेशन का सिंपल से एक मतलब है, कोई भी ग्राफ अगर दिया रहे, अगर आपने P वर्सेस V का एरिया निकाल लिया तो इसका मतलब आपने वर्क डन कैलकुलेट कर लिया। कोई ग्राफ दिया है तो आप बस इसके नीचे का एरिया निकाल लेंगे, इसके नीचे का एरिया निकाल लेंगे, तो मतलब आपने वर्क डन निकाल लिया, ठीक है। ये होता है P.dV इंटीग्रेशन में, मतलब फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका यही है कि एरिया अंडर PV ग्राफ क्या देता है, आपको वर्क डन दे देगा। क्लियर। तो कोई सा भी ग्राफ दिया रहे, मान लीजिए जैसे कोई ग्राफ दिया हुआ है PV में,
तो आपको वर्क डन निकालने के लिए बोला, तो आप इस लूप का बीच का एरिया निकाल दीजिए, आपका वर्क डन निकल आएगा। तो अगर वर्क डन निकल आया तो क्या क्या चीज़ें और सुनी समझी जा सकती हैं। तो आपको पता है कोई भी लूप दिया है तो उसका इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो होगा। तो आप ये बोल सकते हैं Q इक्वल्स टू यू प्लस डब्लू। हमने वर्क डन निकाल लिया एरिया कैलकुलेट करके। इस ग्राफ में क्या है, लूप है तो इसका इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो होगा, तो Q इक्वल्स टू डब्लू। आपने वर्क डन कैलकुलेट कर लिया और वही वर्क डन क्या होगा, हीट गिवन के बराबर होगा। अलग अलग डिपेंड करता है अलग अलग केसेस में कि लूप है कि नहीं है। इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो तभी होगा जब वो क्लोज लूप होगा, अदरवाइज उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, हम लोग उसको अलग तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो वर्क डन के बारे में मैंने डिटेल में आपको बता दिया किस तरीके से चारों प्रोसेस में वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं, हीट कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर हम आते हैं तो कैसे इस बात को समझ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही होगी किसी ना किसी लॉ में, इसलिए हर बार कुछ नया लॉ आता रहा। जैसे जीरोथ लॉ में टेम्परेचर के बारे में पता था, एनर्जी के बारे में नहीं पता था, तो उसको मॉडिफाई करने के लिए फर्स्ट लॉ आया। फर्स्ट लॉ एनर्जी को डिफाइन किया, उसमें भी कुछ कमी थी, इसीलिए सेकेंड लॉ आया। सेकेंड लॉ में कुछ कमी रही होगी, इसलिए थर्ड लॉ आया, है ना। तो फर्स्ट लॉ में क्या कमी रह गई आखिर? फर्स्ट लॉ में कमी ये रह गई कि ये क्वांटिटी लॉ है, मतलब ये बस हमें क्वांटिटी वाइज बताता है वैल्यू की, हीट कितना है, वर्क कितना है और इंटरनल एनर्जी कितना है। ये हमें डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता कि एक्चुअली में डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, ये फॉरवर्ड होगा या फिर बैकवर्ड होगा। आपने केमिस्ट्री में ये चीज़ पढ़ी होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। सेम यही यहाँ पे भी होता है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये क्वांटिटी लॉ है, क्वांटिटी बताती है, क्वालिटी नहीं बताती। तो क्वालिटी बताने के लिए हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लाते हैं। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्वालिटी बताता है, किस तरीके से कौन सा रिएक्शन आगे होगा, कौन सा रिएक्शन पीछे होगा, इस बारे में समझेंगे। तो अगर हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं फिजिक्स में, तो इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होते हैं, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर। हीट इंजन कोई ऐसा डिवाइस होता है, मान लीजिए हीट इंजन कोई ऐसा डिवाइस होता है जो हीट लेके वर्क करता है। ये आपका सोर्स है, ये आपका सिंक है। तो क्या होगा, सोर्स से कुछ हीट, ये हीट इंजन है, ठीक है, अच्छी मतलब हीट इंजन। तो हीट इंजन क्या करेगा, सोर्स से कुछ हीट लेगा और इस हीट का कुछ पार्ट वर्क डन में दे देगा और रिमेनिंग एनर्जी क्या करेगा, सराउंडिंग या फिर सिंक को सेंड कर सकता है, ठीक है। तो हीट इंजन कुछ हीट लिया, उस हीट का कुछ पार्ट वर्क डन में और कुछ पार्ट सिंक में भेज दिया। तो अगर हम इसकी एफिशिएंसी की बात करें, एफिशिएंसी मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट में आप क्या ले रहे हो, आउटपुट में आप वर्क ले रहे हो। कोई भी इंजन होता है तो उससे आप क्या लेते हो, वर्क लेते हो। तो आउटपुट वर्क हो गया और इनपुट में क्या किया है, इनपुट में आपने उसको हीट दिया है, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो हमें वर्क डन कितना मिलेगा, हमें वर्क डन मिलेगा Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1। अगर आप एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं तो आपको पता है Q1 इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस Q2 है। इस वाले हीट इंजन को देखिए तो आपको पता चलेगा Q1 आया, W और Q2 में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ से W क्या आया, Q1 माइनस Q2। इसी चीज़ का मैंने यहाँ यूज़ कर लिया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, Q2 अपॉन Q1 आ गया। ये आपकी आ गई एफिशिएंसी, ये आपकी आ गई एफिशिएंसी। मतलब सिंक पे कितना हीट जा रहा है और सोर्स से कितना हीट आ रहा है, उसका रेशियो लेके 1 से घटा देंगे तो आपको एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन पता चल जाएगा, ठीक है। और ये स्टेटमेंट किसका था, जो हीट इंजन होता है, ठीक है, केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट है, किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% कभी हो नहीं सकती। केल्विन प्लैंक ने बताया था कभी भी एफिशिएंसी किसी भी मशीन की 100% नहीं हो सकती। 100% एफिशिएंसी मतलब आपने जितना हीट दिया वो पूरा हीट वर्क डन में कन्वर्ट हो गया, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। उसका कुछ ना कुछ पार्ट सिंक में जाएगा ही जाएगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, बाइक में क्या करते हो आप, पेट्रोल डालते हो, डीजल डालते हो, उसकी जो पेट्रोल और डीजल की एनर्जी होती है वो क्या कन्वर्ट होती है, मोशन में कन्वर्ट होती है। और सिंक का एक पार्ट जो कि सराउंडिंग में जाता है थ्रू साइलेंसर, बाइक के पीछे साइलेंसर लगा होता है, वो क्या करता है, हीट का, एनर्जी का एक छोटा सा फॉर्म सराउंडिंग में दे देता है। इसका मतलब बिना उससे काम नहीं चलने वाला। आप प्रैक्टिकली करके ये देख भी सकते हैं कि अगर आप साइलेंसर को बंद करते हैं तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि
साइलेंसर को बंद करना, उसके सिंक को बंद करना, मतलब आप उसकी एफिशिएंसी 100% करना चाह रहे हो, जो कि कभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यह है केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट। ठीक है, तो किसी भी मशीन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, ये केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट था। और उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, 1 - Q2/Q1। ठीक है, हर चीज़ अपने आइडियल को फॉलो करता है ना, हर चीज़ अपने किसी ना किसी आइडियल को फॉलो करता है। तो जितने भी ये हीट इंजन हैं, ये सब एक साइकिल को फॉलो करते हैं जिसको बोलते हैं कैरनॉट साइकिल। कैरनॉट साइकिल एक आइडियल साइकिल होता है, ठीक है, जिसमें हीट का रेशियो टेम्परेचर के रेशियो के बराबर होता है। कैरनॉट साइकिल में क्या होता है, हीट का रेशियो टेम्परेचर के रेशियो के बराबर होता है। तो Q2/Q1 = T2/T1 होता है। तो अगर हम इस चीज़ को यहाँ पे रिप्लेस करते हैं तो हमें एफिशिएंसी क्या मिल जाएगी, 1 - T2/T1, जहाँ T2 क्या है, सिंक का टेम्परेचर, और T1 क्या है, सोर्स का टेम्परेचर। तो एफिशिएंसी के 2-3 फॉर्मूले हो गए, एक हीट के फॉर्म में, एक टेम्परेचर के फॉर्म में, और एक यूनिवर्सल फार्मूला जो कि हर जहाँ अप्लाई होता है, एफिशिएंसी = आउटपुट/इनपुट। अब आते हैं रेफ्रिजरेटर के बारे में बात करते हैं। तो आपने ये चीज़ देखी होगी कि कोई भी चीज़ गर्म रहता है तो वो कूल हो जाता है ना, गर्म रहता है वो कूल हो जाता है, हॉट रहता है कूल हो जाता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कोई चीज़ कूल हो वो अपने आप हॉट हो जाए, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो क्लॉसेस का स्टेटमेंट क्या होता है, क्लॉसेस का स्टेटमेंट होता है अगर आपको हीट फ्लो करवाना है फ्रॉम कूल टू हॉट बॉडी, कोई ठंडी बॉडी है वहाँ से हीट फ्लो करवाना है हॉट की तरफ, तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा। तो आपका ये सोर्स था, ये आपका सिंक था, आप चाहते हो कि सिंक से हीट फ्लो हो सोर्स की तरफ, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। आप देखिए हीट इंजन में क्या होता है, हीट इंजन में वर्क डन बाहर मिल रहा था, जबकि इसमें आपको हीट देना पड़ रहा है। ये हीट दे रहे हैं आप क्यों, ताकि आपको जो सिंक की टेम्परेचर है, सिंक का टेम्परेचर से हीट और निकल जाए और वो सिंक और ठंडा हो जाए। सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है इसका, एसी है। एसी में क्या होता है, हम जिधर बैठे रहते हैं वो सिंक रहता है, ठीक है, तो हम चाहते हैं रूम में से गर्मी बाहर निकल जाए, तो हम उसको बाहर निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम उस एसी को इलेक्ट्रिसिटी देते हैं ताकि सिंक से हीट बाहर निकले, और वो सिंक हीट निकाल के कहाँ भेजता है, सराउंडिंग में भेजता है। सुनना है, ये सोर्स यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है सराउंडिंग में, बेसिकली थोड़ा नाम कन्वर्ट है, ये हो गया सराउंडिंग। ठीक है, तो सिंक मतलब रूम से हीट निकला, रेफ्रिजरेटर में गया, और वो क्या किया, सराउंडिंग में अपनी एनर्जी डोनेट कर दिया। ठीक है, तो इसका भी कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस होता होगा। तो इसका अगर एफिशिएंसी मेजर करते हैं, उसकी एफिशिएंसी को बोलते हैं COP, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब ये बेसिक तरीका है, कि बेसिक चीज़ है जिससे कि हम परफॉर्मेंस मेजर करते हैं। तो जब रेफ्रिजरेटर के बारे में बात करते हैं हम लोग COP के बारे में बात करते हैं, और जब हीट इंजन की बात करते हैं तो एफिशिएंसी की बात करते हैं। तो रेफ्रिजरेटर में COP निकालते हैं, COP मतलब वही आउटपुट/इनपुट। इस बार आउटपुट में क्या आ रहा है, आउटपुट में ये हीट आ रही है। मान लिया Q2 निकला, यहाँ Q1 गया, आउटपुट में चारों रूम ठंडा हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा हीट बाहर निकले, है ना। तो बहुत ज़्यादा हीट बाहर निकले मतलब Q2 आउटपुट हो गया। इनपुट में क्या हो रहा है, इनपुट में आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, इसका मतलब वर्क डन दे रहे हो। तो फिर से कंजर्व करो इस चीज़ को, तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा Q1 = W + Q2। तो W क्या आ गया, Q1 - Q2, तो Q2/Q1 - Q2। इसको सॉल्व करेंगे तो Q2 को नीचे लेके आते हैं, तो क्या मिलेगा, 1/Q1 - -Q2 है ना। हीट का रेशियो टेम्परेचर के रेशियो के बराबर होता है, कैरनॉट साइकिल ही बताता है। तो 1/T1 T2 - 1, तो सॉल्व करेंगे तो T2/T1 - T2 आ गया। ये आ गया COP, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो रेफ्रिजरेटर में COP निकालने का, परफॉर्मेंस निकालने का एक फार्मूला होता है T2/T1 - T2। अदरवाइज आप ये भी फार्मूला याद कर सकते हैं जो कि COP के बारे में बताता है, कोई रेफ्रिजरेटर के बारे में बताता है। तो क्लॉसेस का क्या स्टेटमेंट था, फिर से मैं रिकॉल करा दे रहा हूँ। क्लॉसेस का स्टेटमेंट ये था कि हम लोग अगर हीट फ्लो करवाना चाहें किसी भी कूल बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ, तो हमें उस पर कुछ ना कुछ वर्क डन देना पड़ेगा। बिना इस वर्क डन के कभी भी हीट फ्लो नहीं होगा फ्रॉम ए कूल बॉडी टू ए हॉट बॉडी। और अगर हीट इंजन है, मतलब आप अपने हीट को वर्क डन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको अपने हीट का, अपने सोर्स का कुछ हिस्सा सराउंडिंग को देना होगा, अदरवाइज आपका हीट इंजन परफॉर्म नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा।
ठीक है। तो मैंने आपको हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत अच्छे से समझा दिया है और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इससे पहले ही समझ लिया था। तो ये हो गया आपका पूरा चैप्टर का रिकॉल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है।